मानव भारती स्कूल के सभी छात्रों की अगली समस्या थी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को समझेंगे। इसके अलावा आप लोगों की दूसरी समस्या आपेक्षित विद्युतशीलता मतलब परावैद्युतांक। परावैद्युतांक आपेक्षित विद्युतशीलता, परावैद्युतांक का दूसरा नाम, और विद्युतशीलता। इनको समझने से पहले आपको सबसे पहले प्रकृति के बारे में समझा देता हूं। प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण नियम, या यूं कह लो प्रकृति का व्यवहार क्या है। प्रकृति का एक व्यवहार होता है कि वह अपने में परिवर्तन का विरोध करती है, और सेम वही से विद्युतशीलता को समझने का प्रयास करते हैं। आप यह समझ लो कि अभी यहां पर इस जगह पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, समझ गए आप। अगर मैं इस जगह पर एक आवेश, धनात्मक आवेश ले सकता हूं। इस जगह पर मैं एक आवेश को रख देता हूं। जैसे मैं यहां पर एक आवेश को रखता हूं तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। पहले क्या था? विद्युत क्षेत्र नहीं था। आवेश रखते ही वहां आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। अब सोचो क्या हुआ? जहां कुछ नहीं था वहां पर विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ, मतलब कुछ परिवर्तन हुआ, और उसी परिवर्तन का विरोध करने का गुण विद्युतशीलता कहलाता है। एक तरह से यूं कह दो कि विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के विरोध करने के माप को विद्युतशीलता कहते हैं। अगर यहां निर्वात है, कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो यहां पर उस विरोधी गुण को या उस विरोध करने के माप को निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि यहां पहले निर्वात था। अगर यहां माध्यम होता, समझ रहे हो आप, माध्यम होता तो माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता कौन? विरोध करने का माप। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का विरोध करने वाले गुण को या विरोध करने के माप को विद्युतशीलता कहते हैं। अब अगर आप लोगों के नोट्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो और विद्युतशीलता की परिभाषा ना हो, तो आप लोगों को विद्युतशीलता की परिभाषा लिखनी है। विद्युतशीलता की परिभाषा लिखने के लिए आप अभी कागज और पेन उठाओ या अपनी नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू कर दो। जल्दी करो। विद्युतशीलता अंडरलाइन डालो, विद्युतशीलता अंडरलाइन लगाओ। किसी भी स्पेस में या अंतरिक्ष में या स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के विरोध करने वाले गुण के माप को विद्युतशीलता कहते हैं। किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का विरोध करने वाले गुण के माप को विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता, परमिटिविटी, इंग्लिश में इसको परमिटिविटी कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के विरोध करने वाले गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। अगर वहां निर्वात हो तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, और अगर वहां माध्यम हो तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन कहते हैं। आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में ये वाला संकेत है, समझ गए आप? माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं।
अगर वहां पर माध्यम जल होता, या वहां माध्यम वायु होता, या वहां माध्यम कांच होता, या लकड़ी होती, तो विरोध करने का गुण भी अलग अलग होता, उनके विरोध का माप भी अलग अलग आता। इस कारण से हर माध्यम की विद्युतशीलता भिन्न भिन्न होती है। समझ गए? हर माध्यम की विद्युतशीलता भिन्न भिन्न होती है। आपके नोट्स की कॉपी में कुछ प्रमुख माध्यमों, जो राजस्थान बोर्ड की किताब में है, कुछ प्रमुख माध्यमों के बारे में जानकारी दे रखी है, आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता आपको मैंने समझा दिया, माध्यम की विद्युतशीलता मैंने आपको समझा दिया, यानी कि माध्यम, अगर वहां माध्यम की विद्युतशीलता आती है, निर्वात की विद्युतशीलता आती है, आपको विद्युतशीलता की परिभाषा लिखनी है और फिर लिखना है यदि उस स्थान पर निर्वात हो तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। और एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझना, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्सली स्क्वायर। तो ये आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता हो जाती है। और माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन लिखते हैं या एप्सिलॉन एम लिखते हैं। इन सबके मान, हर माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता का मान भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरीके से आप निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपेक्षित विद्युतशीलता, आप लोगों की दूसरी समस्या। आप लोगों ने मुझसे विद्युतशीलता पूछा था, जो अब हम समझ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने आपेक्षित विद्युतशीलता पूछा है, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं और इसका संकेत होता है एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक या आपेक्षित विद्युतशीलता। अब हम बात करते हैं आपेक्षित विद्युतशीलता की। तो देखो, अगर दो आवेश बिंदु A और बिंदु B पर रखे हुए हैं, दोनों धनात्मक आवेश हम मान सकते हैं, दो धनात्मक आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। समझ गए? अब इस जगह पर मैं कहूं कि निर्वात है, क्या है यहां पर? इन दोनों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं होकर के क्या है? निर्वात है, या वायु भी हो सकती। निर्वात और वायु का परावैद्युतांक लगभग बराबर होता है, इस वजह से आप निर्वात मान सकते हो या वायु भी आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये निर्वात हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के ध्यान से समझना, अगर मैं निर्वात के बजाय कोई माध्यम रख देता हूं, यानी कि अब मेरे पास वही दो बिंदु हैं और वही आवेश है और उतनी ही दूरी पर रखे गए हैं। बिंदु A पर Q1 आवेश, बिंदु B पर Q2 आवेश, और उनके बीच जो दूरी है वो भी उतनी की उतनी है। परंतु अब यहां पर निर्वात के बजाय मैंने कुछ माध्यम रख दिया, कागज रख दिया, लकड़ी रख दी, जल रख दिया, कांच रख दिया, अभ्रक रख दिया, कुछ भी रख दिया। यहां पर मैंने कोई माध्यम रख दिया, मैंने कोई माध्यम रख दिया। तो जैसे मैं यहां पर माध्यम रखता हूं, तो अब सोचो आप कि जब निर्वात था तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। जब निर्वात है तो उस स्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण
F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। किससे होता है? कूलाम के नियम से। समीकरण नंबर 1। अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि, ध्यान से समझना, कि मैंने माध्यम रख दिया और माध्यम रखने के बाद यहां पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कुछ अलग होगा, ठीक है? तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F निर्वात है, इस वजह से इस F को F0 लिख देते हैं। माध्यम है तो इस F को Fm लिख देता हूं, Fm, ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने कहा ना आपको, माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं या एप्सिलॉन m लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास, ध्यान से समझना, मेरे पास माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, ठीक है? तो 4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m भी यूज कर सकते हैं, आप कहो जो कर दें, एप्सिलॉन m लिखें तो ठीक है, एप्सिलॉन लिख देता हूं मैं। अब आपके पास आ जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। क्लियर? तो अब तुम्हारे पास आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। आपेक्षित विद्युतशीलता यह होती है कि किसी भी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, समझ लो आप, लगने वाले विद्युत बल का माप, क्लियर, वो कितना तुलनात्मक, निर्वात की तुलनात्मक रूप से कितना कम होता है, वो आप उस माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहलाता है। ये तो रही समझने की बात। अब एग्जाम में रटी हुई परिभाषा कैसे लिखते हैं? निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। समझ गए? उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा, निर्वात में, ध्यान से समझना, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल और माध्यम की उपस्थिति में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं, अर्थात पराविद्युतांक कहते हैं। तो आपको यह बता दूं मैं कि मेरे पास निर्वात में लगने वाला बल कितना है? निर्वात में लगने वाला बल है F0, सही है। माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल कितना है? Fm, तो बटा Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? आपेक्षित विद्युतशीलता यानी कि माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन r। तो मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r इक्वल टू F0 अपॉन Fm। अगर हम चाहें तो इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं और इसको 3। तो एग्जाम में सबसे पहले दोनों चित्र बनाएंगे, सबसे पहले हम आपेक्षित विद्युतशीलता की एक परिभाषा लिखेंगे। निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल और माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं और समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे और ये चित्र बनाने के बाद कूलाम के नियम से निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद हम ये चित्र बनाएंगे और लिखेंगे माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल
Fm इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन ले सकते हो, एप्सिलॉन m लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r², समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने पर, 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, देखो जैसे मैं मान रखता हूं तो मेरे पास आएगा एप्सिलॉन r इक्वल टू, पहले हम ये मान रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r² अपॉन बटा Fm का मान रखते हैं समीकरण 3 से, तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r²। अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 से 4 Q1 Q2 से Q1 Q2 r² से r², आपके पास बचता है 1/एप्सिलॉन नॉट बटा 1/एप्सिलॉन इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन, उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास एप्सिलॉन r यानी कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक या किसी भी माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता वो हो जाती है एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको परिभाषा के रूप में यानी कि हिंदी के कथन के रूप में लिख देते हैं, परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, अर्थात किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं या परावैद्युतांक कहते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो परावैद्युतांक होता है बल बटा बल या विद्युतशीलता बटा विद्युतशीलता, इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि मात्रकहीन या विमाहीन राशि। विमाहीन राशि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हर नोट्स में परिभाषा के साथ उसका सूत्र लिखने के बाद उसका SI मात्रक और उसकी विमा लिखनी होती है, जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मात्रकहीन यानी कि विमाहीन राशि, तो ये हो जाता है आपके पास विद्युतशीलता। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग विद्युतशीलता क्या होती है, आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है। हर माध्यम को, जैसे माध्यम की विद्युतशीलता हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है, उसी प्रकार परावैद्युतांक भी हर माध्यम का अलग अलग होता है। समझ गए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको आपके द्वारा पूछी गई अगली समस्या बताऊंगा। ध्यान रहे, अपनी समस्या का समाधान देखते समय उस नोट्स की कॉपी को सामने रखकर जिस टॉपिक की समस्या का समाधान कर रहे हो वो टॉपिक खुला हुआ होना चाहिए। क्लियर? नोट्स के संकेत और यहाँ के संकेत मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो मैंने नोट्स लिखाए हैं उन्हीं संकेतों के आधार पर यहां पर पढ़ूं। फिर भी संकेत कुछ अलग हो और नोट्स में संकेत कुछ अलग हो तो चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर? समझ गए? ठीक है।